हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, एक इंपॉर्टेंट खबर ये आई है कि राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सड़क निर्माण की जो गति है वो धीमी पड़ गई है और ये गति 29 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से चल रही है, जो कि इसके पहले के फाइनेंशियल ईयर में 23-24 वाले में अगर बात करें तो ये गति 34 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से थी। और अब तक की जो सबसे तेज गति है वो गति है 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार रही है। तो राज्यसभा में ये लिखित उत्तर दिया है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये गति धीमी क्यों पड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक के डेटा क्या सजेस्ट करते हैं हमें। ओवरऑल अगर 5 साल में बात की जाए तो पिछले 5-5 साल के 2 स्लॉट में कितनी सड़कें बनी इंडिया में, नेशनल हाईवे में निर्माण में कितना ग्रोथ हुआ है लेंथ में, ये सारी बातें हम वीडियो में जानेंगे ही। साथ में जानेंगे कि पीएम गति शक्ति योजना क्या है जिसका जिक्र आया हुआ है इसमें। तो आइए एक एक करके चीजों को देखते हैं। मैंने आपको खबर बता दी है। अब ओवरऑल अगर कंपैरिजन देखें तो 2024-25 की बात करें तो 10,660 किलोमीटर लेंथ की लंबाई की सड़कें बनी हुई हैं 2024-25 के भीतर, और 2023-24 में ये लेंथ 12,349 किलोमीटर की थी। तो अब देखिए 2024-25 में हम क्या कह रहे हैं भाई, 29 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से रोड्स बने। ऑब्वियसली इससे ज्यादा आंकड़ा होगा 23-24 में, क्योंकि 34 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से रोड बन रहे थे। और 22-23 की बात करें तो आफ्टर कोविड ठीक इसका इंपैक्ट था। उस समय 10,331 किलोमीटर लंबाई के एनएच बने थे। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि 2022-23 वाले ही परफॉर्मेंस पर इंडियन गवर्नमेंट इस समय आ गई। रीजन हम आगे देखेंगे कि भाई इस बार आने का क्या रीजन है। कोविड तो है नहीं, तो 2022-23 में तो समझ में आता है कि पोस्ट कोविड जो इफेक्ट आए, इंपैक्ट आए, उसकी वजह से हुआ होगा। लेकिन इस समय गति क्यों धीमी पड़ी है इसको देखेंगे। 2018-19 में समाप्त होने से पहले जो 5 वित्तीय वर्ष हैं, इसका मतलब हुआ 2014 से लेकर अगर 19 की बात की जाए, यानी एनडीए गवर्नमेंट जब बनी, मोदी सरकार जब बनी, उसके बाद के 5 सालों की बात की जाए तो टोटल जो रोड्स का निर्माण हुआ है 34,976 किलोमीटर की लंबाई के रोड का निर्माण किया गया। और इसके बाद के जो 5 साल बात करें तो इसका मतलब 2019 से 24 की अगर बात करें, 2 टर्म है, तो 2019 से 24 में 46,464 किलोमीटर का निर्माण हुआ है। तो ऑब्वियसली जो सेकंड टेन्योर है 5 साल जो है उसमें ज्यादा रोड का निर्माण हुआ है। ओवरऑल इंडिया के एनएच की क्या स्थिति है। नेशनल हाईवे की 2014 में स्थिति थी 91,287 किलोमीटर रोड्स बने हुए थे, नेशनल हाईवेज बने हुए थे। और देखिए, जब हम इस रिपोर्ट में रोड की बात कर रहे हैं, ये नेशनल हाईवेज की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें स्टेट हाईवेज का आंकड़ा नहीं है, अदर कोई कंस्ट्रक्शन का आंकड़ा नहीं है, हम बात नेशनल हाईवेज की कर रहे हैं। तो नेशनल हाईवेज के नेटवर्क में 60% की वृद्धि हुई है। 14 में 91,287 किलोमीटर से अभी बढ़कर हो गया है 1,46,195 किलोमीटर, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, इंक्रीमेंट है, ठीक है। और जो नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स होते हैं जिस पर आप तेजी से गाड़ी चला सकें, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एक्सप्रेसवेज वगैरह भी आते हैं, वो 93 किलोमीटर से बढ़कर अब 2,474 किलोमीटर हो गए हैं। और आगे भी इस दिशा में काम अभी चल ही रहा है, आपको पता है। ये सारी परियोजनाएं उन सिद्धांतों के अनुरूप हैं जो सिद्धांत 2021 में एक योजना ले आई गई थी, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाया गया था। और उन योजना के भीतर जो सिद्धांत बनाए गए उसके अंतर्गत ये सारा कुछ चल रहा है, ऐसा मंत्रालय का कहना है। तो हमें इस वीडियो में यह भी देखना होगा कि भाई प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है क्या और इसके जो मास्टर प्लान के बारे में हमें क्या जानकारी है। आगे बढ़ें और जानें कि भाई इसमें देरी की वजहें क्या हैं। अगर ये 29 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से कहा जा रहा है कि पेस स्लो हो गया है राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का, तो उसमें क्या रीजन है इस समय, उनको भी देखना होगा। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है और टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो मुझसे जुड़ जाएं। और साथ ही प्रतिज्ञा बैच के बारे में बता दूं आपको कि इस बार जो प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है, 25 जुलाई को ओरिएंटेशन है और 26 जुलाई को पॉलिटी के साथ बैच की शुरुआत होगी। शाम को 6 बजे से ये बैच है और इस बार पॉलिटी मैं ही पढ़ा रहा हूं। तो पॉलिटी की अगर आपको क्लास करनी हो, पूरे एग्जाम का एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करना हो, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अमृत लाइव कोड यूज करना पड़ेगा। 9,999 रुपए से बैच में एडमिशन स्टार्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और आप उस लैंडिंग पेज पर पहुंच जाइएगा जहां पूरी जानकारी होगी। वहां सारे
जानकारी ले लीजिए, फीचर्स चेक कर लीजिए, उसके बाद अमृत लाइव कोड यूज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिए, ये बैच 25 जुलाई से शुरू होने वाला है। 25 जुलाई को ओरिएंटेशन क्लास मैं ही लूंगा और 26 जुलाई से इस बैच में पढ़ाई शुरू हो जाएगी पॉलिटी की। ठीक है, अब आज ये देखते हैं कि भाई निर्माण की गति क्यों धीमी पड़ी इस साल। तो पहला कारण है वो है लंबी चुनावी प्रक्रिया। आपको पता है 2024 में ही आम चुनाव हुए थे, उसके बाद कई राज्यों के चुनाव हुए हैं। इन सारी चुनाव प्रक्रियाओं के कारण इसकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि आचार संहिता जहां जहां लागू हो जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट्स की मंजूरी होती नहीं है, काम आगे बढ़ता नहीं है। तो एक तो इसका इंपैक्ट आया जिसकी वजह से पेस स्लो हुआ। दूसरी बात, फाइनेंशियल ईयर 25 में जो मोनेटाइजेशन का टारगेट था 39,000 करोड़ रुपए था, वो पूरा नहीं कर पाई सरकार, और उसके बजाय 28,724 करोड़ रुपए ही जुटा पाई। इस वजह से भी काम पर इंपैक्ट आया। तीसरी बात, सरकार का ध्यान अब जो है वो ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित हाई स्पीड कॉरिडोर पर है, एक्सप्रेसवेज पर है। अब जब हम एक्सप्रेसवेज पर ध्यान दे रहे हैं और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं, ग्रीनफील्ड का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्क्रैच से शुरू हो रहे हैं और बिल्कुल ऐसी जमीन पर जो अनडेवलप्ड जमीन है। ठीक है, तो अनडेवलप्ड लैंड पर स्टार्ट होने वाली बिल्कुल स्क्रैच प्रोजेक्ट को हम क्या कहते हैं, कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवेज पर केंद्रित है सरकार का ध्यान। और ऑब्वियसली जब आप स्क्रैच से किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग हो जाता है। इसमें लेन्स भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास लैंड की अवेलेबिलिटी होती है, तो सरकार इसमें रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती कि इतने ही लेन बनाने हैं, तो 6 की जगह 8 लेन बनाती है। ठीक है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह से अनडेवलप्ड जमीन को अक्वायर करना, फिर उस पर पूरा कंस्ट्रक्शन करना, इसमें टाइम टेकिंग वर्क होता है और इसीलिए प्रोजेक्ट में डिले होने लगता है। तो अब सरकार का ध्यान ज्यादा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ है। इसमें अधिक लेन, बेहतर डिजाइन, सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाता है, उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए निर्माण की गति ऑलरेडी कम हो जाती है। दूसरा, एनएचएआई ने अभी ठेकेदारों पर भी लगाम लगाने के लिए प्रदर्शन आधारित रेटिंग सिस्टम शुरू किया है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा है कि अगर 70 के नीचे स्कोर हुआ इस प्रदर्शन आधारित रेटिंग सिस्टम में, तो फिर उनके प्रोजेक्ट से उनको वंचित किया जा सकता है, पैसा होल्ड किया जा सकता है। इस तरह की चीजें भी एनएचएआई ने एक सिस्टम डेवलप किया है, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा जो गड़बड़ियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के लेवल पर होती हैं, ये सब कोई जानते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कमी के कारण हो सकते हैं भाई, कुछ ठेकेदारों के प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है क्योंकि उनको गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में असमर्थ घोषित किया गया और कहा गया कि भाई आप असमर्थ हैं तो काम दुरुस्त कीजिए, तो इसलिए भी देरी हुई है। आपको पता है अब जो एनएच बनते हैं उनके आसपास प्लांटेशन के लिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, वो भी जरूरी चीज है। तो 2018 से 22 तक एनएच की बात करें, सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 1,44,221 से बढ़कर हो गई है 1,51,997। और भारत में जब भी सड़क की बुनियादी संरचना के बारे में बात करेंगे, सबसे बड़ी चुनौती यही है रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स की कई वजहें होती हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि हमने एनएच के निर्माण में सुरक्षा मानकों को कितना तवज्जो दिया और किस तरह से हमने बनाते समय ही इन चीजों का ख्याल रखा कि कम से कम एक्सीडेंट्स हों। तो एक बड़ी चुनौती यहां दिख रही है कि 2018 से 22 तक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सड़क दुर्घटना की संख्या थी वो बढ़ गई, कम नहीं हुई, जबकि इसको कम होना चाहिए था। ऑब्वियसली इस चुनौती से निपटने के लिए आपको सुरक्षा मानकों को और कड़ा करना पड़ेगा और इसमें भी देरी होती है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी, स्थानीय विरोध के कारण भी प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है। कुछ राज्यों में कानूनी विवादों ने निर्माण कार्य को रोका है। इन सारी चीजों को मिलाकर आप समझ सकते हैं कि भाई प्रोजेक्ट्स क्यों डिले हो रहे हैं, नेशनल हाईवे के निर्माण की गति क्यों धीमी पड़ रही है। अब आज ये पीएम गति शक्ति योजना क्या है, इसको देख लीजिए। देखिए 2021 में शुरू की गई योजना है पीएम गति शक्ति। दरअसल ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, इसमें रोड भी है, रेलवे भी है, ठीक है, पोर्ट्स भी हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो 16 मंत्रालयों को एक साथ ले आकर एक प्लेटफॉर्म पर इस तरह काम करना कि काम एकीकृत हो जाए, इंटीग्रेटेड हो जाए और समन्वय, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो जाए। इससे क्या होगा, काम की गति बढ़ जाती है। तो यही प्रोसेस शुरू किया गया था 2021 में और उद्देश्य क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसमें कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाए, दक्षता आ जाए और गति आ जाए, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो भारत में परिवहन, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के सिद्धांत पर आधारित है, यह मैंने आपको बता दिया है। रेलवे और सड़क मार्ग सहित, इसका मतलब कई सारे मोड में, जो भी जिसमें वाटर भी आएगा, ठीक है,
जो समुद्री या फिर नदियों के रास्ते इनलैंड वाटरवेज हैं या फिर जो शिप्स वगैरह चलते हैं, 16 मंत्रालयों को जो इन पूरे मल्टी मॉडल हमारे जो प्रोजेक्ट है उससे जुड़े हुए जितने भी मंत्रालय हैं, जैसे पर्यावरण मंत्रालय भी आ जाएगा क्योंकि पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है, इस तरह से 16 मंत्रालयों को एक साथ ले आकर बुनियादी ढांचा की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समन्वित कार्यान्वयन करना, यह इसका उद्देश्य था ताकि डिले ना हो, तेजी से गति से काम हो पाए। अलग अलग मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि सबको इसमें शामिल किया गया था, इंटीग्रेट किया गया था। कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना इसका मकसद है, ठीक है। कार्गो हैंडलिंग, पोर्ट्स पर व्यापार को बढ़ावा देना, बंदरगाहों पर टर्न अराउंड टाइम को कम करना। टर्न अराउंड टाइम किसको कहते हैं? कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं, इनिशिएट करने से लेकर और उसको फिनिश करने तक क्या टाइम लगता है, उसको कहते हैं टर्न अराउंड। और टर्न अराउंड टाइम में बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं, जितना आप इसको कम करने की कोशिश कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है। तो टर्न अराउंड टाइम को कम करना इसका मकसद है बंदरगाहों के ऊपर। कैसे कम करना है? कार्गो हैंडलिंग की क्षमता को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाने के लिए कम करना है। 11 औद्योगिक गलियारे और 2 नए रक्षा गलियारे बनाना भी इस प्रोजेक्ट के अंदर में मकसद है। सभी गांवों में 4G की कनेक्टिविटी का विस्तार, गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना भी पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत है। गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म भी एक बनाया गया जो कि एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है, इसका भी निर्माण इस परियोजना के तहत किया गया। इसमें वही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी तरफ कोई रोड बन रहा है, अब रोड बनाने के लिए वहां पर पहले से मान लीजिए जमीन के भीतर केबल बिछे हुए हैं या फिर गैस की पाइपलाइन गई हुई है। अब ऐसा डिस्टरबेंस वहां पर हुआ कि पूरी पब्लिक वहां डिस्टर्ब हुई, सरकार डिस्टर्ब हुई, और या फिर आप कभी देखेंगे कि किसी केबल में कोई दिक्कत आ गई तो वहां से रोड, जो बना बनाया रोड है उसको हटाया गया, उसके नीचे केबल है उस केबल को ठीक किया गया, या पानी की पाइपलाइन को ठीक किया गया, या गैस के पाइपलाइन को ठीक किया गया। उसके बाद अब पाइपलाइन का डिपार्टमेंट तो चला गया और रोड ऐसे ही छोड़कर चला गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब ये रोड इसी तरीके से पड़ा रहता है और अल्टीमेटली अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से यहां पर हमें लॉस होता है। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये प्लेटफॉर्म रियल टाइम एक कोऑर्डिनेशन को डिफाइन कर देता है और तय कर देता है कि भाई इस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा, ये काम हो गया है, अभी यहां की ये स्थिति है, और फिर रोड बनाने वाला डिपार्टमेंट है इसको ठीक करे। इस तरह का कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। तो उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि क्यों देरी हो रही है नेशनल हाईवेज के निर्माण में, और दूसरी बात की पीएम गति शक्ति क्या है। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली क्विज 40, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह योजना 2020 में शुरू की गई थी, उसका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को तेज करना है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 16 मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित कर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। यह योजना केवल सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों के विकास पर केंद्रित है, या फिर इसका लक्ष्य भारत में लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के 20% तक बढ़ाना है? आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।